हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉम्पोजिशन और वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट कर लिया था. इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. Objective resolution was introduced on 13 December 1946 by जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया. अब ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या पर्पस था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आज के डेट में प्रियम्बल है वही उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था. ठीक है, आज के डेट का जो प्रियम्बल है वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने अपने असेंबली के सामने रखा था. और ये जो प्रियम्बल है वो एक्चुअली में क्या बताता है? वो एक्चुअली में ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पावर्स मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में ज़िक्र किया जाएगा, यहाँ के सिटीजन्स को किस टाइप की राइट्स मिलेगी, इन सारे चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में. ठीक है, so one by one we will be dealing with the points that objective resolution contains. Okay, so the very first point is the key constituent assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign. मीन्स क्या होता है इसका? इंडिपेंडेंट सॉवरेन का मतलब होता है कि बाहरी कोई भी इन्फ्लुएंस इंडिया पर नहीं होगा. एंड रिपब्लिक एज वेल, इंडिया में रिपब्लिक मीन्स यहाँ पे जो हेड एक होगा हमारी कंट्री में एंड उसको सारी पावर्स कहाँ से मिलेगी? उस हेड को सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पहले इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वाज कि हमारे यहाँ पे टेरिटरी किसको बोली जाएगी, कौन सा इंडिया का पार्ट होगा, क्या चीज़ें इंडिया में कंसिडर की जाएगी, उस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया. ठीक है, तो इंडिया के टेरिटरी में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया? ब्रिटिश इंडिया को इंक्लूड किया गया, प्लस वो टेरिटरीज़ जो कि अभी इंडियन स्टेट्स का पार्ट है, प्लस वो टेरिटरीज़ जो कि अभी फ्यूचर में अक्वायर की जाएगी. वो उन सारे टेरिटरीज़ को फ्यूचर में वो टेरिटरीज़ जो है वो अक्वायर की जाएगी. वो टेरिटरीज़ को इसका पार्ट बताया गया और ये सारी चीज़ों को एक यूनियन का पार्ट बताया गया. In the later chapters, we will be studying what is the difference between a territory and a union. In the later coming chapters, I'll be telling you that what is the difference between union and a territory. Okay. So the next point that was written in the objective resolution was कि एक एक स्टेट की बाउंड्री को डिसाइड किया जाएगा. एक एक स्टेट की जो बाउंड्री होगी उसको डिसाइड किया जाएगा ताकि वो स्टेट अपनी जो गवर्नेंस है उसको अच्छे से कर सके एंड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर. बाउंड्री को डिसाइड किया जाएगा ताकि वो अपने आप की गवर्नेंस को अच्छे से कर सके विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर. हाँ, बट सेंटर एक ओवर पावर रहेगा. ठीक है, कोई भी स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकता. ओके, प्लस नेक्स्ट पॉइंट दैट जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया दैट वाज कि सिटीजन्स को क्या मिलेगा, सिटीजन्स के पास क्या टाइप की राइट्स होगी, सिटीजन्स के पास किस टाइप. लेट मी फर्स्ट इरेज इट ऑल, 1 मिनट. ओके, तो सिटीजन्स को किस टाइप की राइट्स मिलेगी? सो सिटीजन्स को जितने भी पीपल होंगे यहाँ के उनको जस्टिस मिलेगा. ठीक है, उन्हें जो कि जस्टिस कैसा होगा? सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा. इक्वालिटी दिए जाएगा. इक्वालिटी किसके? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. फ्रीडम दिया जाएगा एज वेल एज फ्रीडम किसके फील्ड में होगा? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. ओके, सो सिटीजन्स के साथ साथ यहाँ पे ये भी कैटेगराइजेशन किया गया कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे, ओके, जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे उनके भी इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा. माइनॉरिटी प्लस बैकवर्ड क्लास के सारे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा. ठीक है, ये सारी प्रोविजंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे. Plus one more thing that objective resolution dealt was that this ancient land that attains its rightful and honored place, हमारा country जिसको बहुत ही honored place मिला हुआ है इस पूरे वर्ल्ड में,
मेक्स इट्स फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, हमारी कंट्री को जो इतना ऑनरेबल पोजीशन मिला है पूरे वर्ल्ड में, वो अपने पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन करेगा ताकि वर्ल्ड में पीस को हम फैला सकें एंड वेलफेयर फॉर द मैनकाइंड, इन दो चीज़ों को हम फैला सकें. ओके, व्हाट इट डेल्ट वाज कि वेलफेयर फॉर मैनकाइंड एज वेल एज पीस को हम लोग फैला सके पूरे वर्ल्ड में. सो ऑल दीज पॉइंट्स दैट वाज रिटन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. बट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 13 दिसंबर 1946. 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिक्लेयर तो मतलब कि अपने असेंबली के सामने रखा तो गया था, बट असेंबली ने इसको यूनानिमसली 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया. एंड दिस व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड इज़ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल अभी आगे के चैप्टर्स में और डिटेल्ड वर्जन में प्रीएम्बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ द we can say that preamble is the modified form of objective resolution. Okay, some of the changes were brought from the Indian Independence Act of 1947. what was the changes कि Indian Independence Act ने 3 टाइप के चेंजेस को लाया था. जो असेंबली की जो पोजीशन थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो बनाना था उसकी पोजीशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लेकर के आया था. क्या बोला गया था कि असेंबली वुड बी अ फुली सॉवरेन बॉडी विच वुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज. तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बॉडी को सॉवरेन बताया क्योंकि इसके ऊपर ताकि इसके ऊपर कोई भी फॉरेन का इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस ना हो, और एक तरीके से ये अपने मन चाहा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें पसंद आता है वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके. ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है. दिस एक्ट empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. तो इस प्रोविज़न से क्या मिला कि कोई भी ऐसा लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पूरी तरीके से कैंसिल कर सकती है. ओके, असेंबली को एक दो काम दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 काम दिया गया. क्या था वो 2 काम. पहला काम उसका था लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, वो लेजिस्लेटिव काम भी उसको दिया गया. दूसरा क्या काम था उसका, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना देगा. ठीक है, व्हेन इट वाज अ लॉ मेकिंग बॉडी तो उसके जो चेयरमैन होते थे दैट वाज जीवी मावलंकर. जब लॉ मेकिंग बॉडी थे देन चेयरमैन कौन होता था, जीवी मावलंकर. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बॉडी जब मिलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन हुआ करते थे. ठीक है, बस इस असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर थी वो कब तक कंटिन्यू हुई थी, वो 26 नवंबर 1949 तक कंटिन्यू, क्योंकि 26 नवंबर को पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था. द थर्ड चेंज जो कि आया था कि मुस्लिम मेंबर्स जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से. अब विड्रॉ कर लिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ 389 की जो स्ट्रेंथ थी वो अब घट करके हो गई 299. अब इसका क्या डिवीज़न रहा कि जो 296 मेंबर्स थे पहले वो अब घट करके हो गए 229 मेंबर्स. जो ये 296 मेंबर्स थे ये ब्रिटिश प्रोविंस मतलब इंडियन प्रोविंस के मेंबर्स थे. और यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स था जिसको 93 सीट्स दी गई थी वो भी घट करके अब 70 हो गए थे. ओके, सो दिस वाज द 3 चेंजेस दैट वाज ब्रॉट बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. पहला कि असेंबली को सॉवरेन बॉडी बनाई जाएगी. दूसरा, पूरी तरह से सॉवरेन बॉडी बनाई जाएगी, कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगा. दूसरी ये चीज़ कि वो उसको एक लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म किया जाएगा. तीसरा कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर चुके थे. ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर एंड इफ़ यू वांट समथिंग दैट आई शुड चेंज इन माई टीचिंग, so you let me know in the comment section. I will tell you all the some more important dates which is very important for you all to learn it, whether it could come in your prelims from match the following section or you have to arrange in the chronology of the events occurred. So you just note down that India ratified the membership of Commonwealth in May 1949.
ओके, मई 1949 में इंडिया ने रैटिफाई किया कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को, ठीक है। नेशनल फ्लैग जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था दैट वाज 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम, दैट वाज नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम जो इंडिया ने अडॉप्ट किया दैट वाज 24 जनवरी 1950, ओके। एंड द नेक्स्ट दैट वाज अडॉप्टेड वो इंडिया वाज नेशनल सॉन्ग, जो सॉन्ग था वो भी 24 जनवरी 1950 को ही इंडिया ने अडॉप्ट किया। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950, ओके। A very simple question I am asking you all. Please let me know in the comment section that कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। एंड प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो द डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टेड when the constitution was enacted and when it was adopted, okay. These two questions, when it was enacted, what is the difference between enacted and adopted? The two questions, please tell me in the comment section. And how many days constituent assembly को लगा कि वो constitution को prepare करने में? So these two questions you tell me the answer in the comment section. Okay, then we are done with the working of the constituent assembly. So now we will be dealing with the next topic, that is working of the not the working of the constitution, that was an objective resolution. Now we will be studying about the committees of the constituent assembly. You know, there are many committees that was involved in the constitution making process. तो कुछ committees हैं, कुछ committee के members ऐसे थे जो आपको याद रखना ज़रूरी है, that I'll be telling you all. Not, you don't need to remember all, but you need to remember 1 or 5 to 10 members, just the 5 to 10 members, okay. The first division of the committees was that committee was of two types: major committees, drafting committee, okay. And sorry, my mistake, it was actually 3 types of committees were there, that is major committee, minor committee, as well as the drafting committee, okay. There are few names that you need to remember, that Union Province Committee, the chairman was Jawaharlal Nehru. Union Constitution Committee, Jawaharlal Nehru as well. Provincial Committee, Sardar Patel. You just need to just read it out, and whatever you feel like, you just learn it and you just go through the previous year question papers which committee members they have asked. But one committee member you need to know, that is the drafting committee, because that was very important. And Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee, and 7 more members were there. So at least you should remember all the 7 members of the drafting committee only, and the major and the minor committee you can skip it out. So that was just the committees. Committees were all involved in the making of the constitution. They have different tasks. हर एक इंसान के पास एक अपना एक टास्क होता था. वो टास्क, अब जैसे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन एक बना था, उसमें एस.के. दार थे, तो उनका एक अलग काम था. उनको अलग एक टास्क अलॉट किया गया था और उनको अलग एक तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना था, ठीक है. सो वी आर डन विद द committees of the constituent assembly. And enactment and of the constitution as well as the enforcement of the constitution, these two things I'll be telling you all in the next video when you tell me about the answers of the 2 questions that I asked you all, okay. And the next thing that we will be studying is the criticisms. Many of the people criticized our constituent assembly. Many said many of the things, okay. So one by one we'll be dealing with each and every persons. So the first that criticism was that it was not a representative body. Why it was called that it was not a representative body? Why? Because they were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise. They were not, they were just, as we have studied in the previous videos, that it was the election that was an indirect election.
So in the previous videos we have just studied that it was a proportional representation through single transferable vote. That was, so it was not a representative body. Okay, then also we the first criticism was we knew that it was not a representative. Second criticism was that it was not a sovereign body. It was not a sovereign body. Why it is called sovereign? Not. Why it was called that it was not a sovereign body? Because many of the laws that the Britishers created, that were just continued. You'll be seeing in the later chapters that what provisions we got from Government of India Act 1935, and many from the other constitutions of the country as well. We have studied many, the constitution makers have studied the constitution of many countries, and they have borrowed many things from different countries. Okay, the third point was that it was a time consuming, because it took a lot of time in preparing. So it was a time consuming constituent assembly, because constituent assembly took a lot of time in just preparing our constitution. So one of them said also that it was a drifting committee, not a drafting committee. It was a drifting committee. Who gave the name? That was Nazaruddin Ahmad gave the name that it was a drifting committee. Okay, then the fourth was that it was dominated totally by the Congress, domination of Congress, because that was a one single party at that time. So it was dominated by Congress. Okay. Granville Austin, he was an American constitutional expert. He said that the Constituent Assembly was a one-party body in an essentially one-party country. Country में भी एक ही पार्टी चलती थी और उस पूरे Constituent Assembly में भी एक ही पार्टी के लोग थे. तो इनका ये कहना था कि ये Constituent Assembly सिर्फ एक ही पार्टी से बनी हुई, that was Congress. Okay. So the next point that they criticized, the people criticized, was that it was totally lawyer politician domination. लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, बिकॉज हम लोग जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वो पूरी तरीके से लॉयर्स वाले लैंग्वेज में वो चीज़ें लिखी गई हैं, एंड इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू डिकोड दोज लाइन्स. सो लॉयर लॉयर एंड पॉलिटिशियन बोथ. ठीक है, लॉयर एंड पॉलिटिशियन दोनों का डोमिनेशन था इसमें. ठीक है. नेक्स्ट दैट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, बिकॉज एक सेपरेट प्रोविंस भी एक क्रिएट हो गया था, एंड मुस्लिम्स जो थे वहाँ से विड्रॉ कर चुके थे. तो इसलिए इसको थोड़ा सा हिंदू डोमिनेटेड भी बोला जाता है. कुछ लोगों ने इनको डोमिनेटेड बाय हिंदूज भी बोला. ठीक है, बिकॉज उनका खुद का एक प्रोविंस बन चुका था. Lord Viscount Simon called it a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented upon the Constituent Assembly that it is only one major community in India. तो इन्होंने ये बोला, जो कि हमारी कंट्री सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, एंड इन्होंने ये बोला कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी पे बनी हुई है. तो दैट वाज अ क्रिटिसिज्म दैट दे गेव टू Constituent Assembly, and not only to Constituent Assembly, to our country as well. Next are the basic important facts that you can just learn it from your book as well, from the Lakshmikant book, that whatever was the contributions. Sir B.N. Rao, he was a legal advisor. H.V.R. Iyengar, he was a secretary. S.N. Mukherjee was the chief draftsman. Prem Bihari Narayan Raizada was a calligrapher, and Nandlal Bose and Behor Ram Manohar Sinha beautified and decorated the constitution, and these are the few names that you can learn it out. One important thing, just lastly I would like to conclude it from this chapter, is that Hindi text of the constitution was also made by the 58th Constitutional Amendment Act. Let me just erase it, and then I just need you all to learn it, that Hindi text of the Constitution was made by 58th Constitutional Amendment Act of 1987. ओके, तो ये आपको अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए, जिस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिंदी टेक्स्ट बना था, ताकि हिंदी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया गया था. ओके, that was all about the making of the constitution. If anything, if it's missing, please let me know, and I'll be just correcting my things, and we'll meet you in the next video and in the next chapter. Thank you so much.